हेलो फ्रेंड्स। आज हम सभी सीटेट लेवल 1 के चाइल्डहुड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीटेट के लिए या केवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन क्वेश्चन के क्रम में पहले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता के रूप में, दूसरा ऑप्शन है सुगमकर्ता के रूप में, तीसरा ऑप्शन है निर्देशक के रूप में, चौथा ऑप्शन है तालमेल के बैठाने वाले के रूप में। वास्तव में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक को बच्चों के लिए कोई भी कार्य करना पड़ता है सिर्फ उनकी सुगमता के लिए। उनमें उनका कोई रोल नहीं होता है। सामान्य रूप से बच्चे अपने इच्छा अनुसार यानी बाल केंद्रित रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कह रहा है, इसमें इनमें कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? यानी प्रतिभाशाली बच्चों में ये कौन सी विशेषता इसमें नहीं पाई जाती है? तो इनका पहला ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, दूसरा ऑप्शन निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, तीसरा अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, चौथा ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। जब भी अगर हम बात करें विशेष रूप से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, तो प्रतिभाशाली बच्चों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर जो मुख्य रूप से होती है वो तो उच्च क्षमता होगी। उनके अंदर अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करने की भी क्षमता होगी, उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं की भी होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, अगर इसकी चर्चा करें तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कोलबर्ग का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पहला नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं की तरफ, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य की तरफ, तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं और चौथा ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड। अब आता है दोस्तों कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो कोलबर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर, जब भी कोलबर्ग की अगर बात है, अगर नैतिक निर्णय की बात है, तो ये दोनों को इंटरकनेक्टेड करके हम लोग देखेंगे। मतलब कि जब भी अगर नैतिक निर्णय के लिए अगर बात है तो उसमें हमारा आंसर होगा कोलबर्ग। इस बात का ध्यान रखें हम लोग। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इसमें कोलबर्ग के नैतिक निर्णय के लिए कि एक व्यक्ति के लिए किस तरफ ज़्यादा प्रवृत्त होता है, तो उनके अंदर होता है कि संभावित रूप से अंतर्निहित संभावित दंड, जो कि इसका सही ऑप्शन होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी नैतिकता के हिसाब से किसी भी गलती के लिए अपने अंदर जो संभावित दंड होता है उसे ही प्रविष्ट करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा अंतर्निहित संभावित दंड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। अब शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों के अंदर अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग तरह के गुण पाए जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अब देखते हैं इनमें किसी एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला नंबर ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, दूसरा ऑप्शन है कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, या तीसरा ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, चौथा ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अब यहाँ पर देखा जाए तो वास्तव में जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ इसमें है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ये इसका सही आंसर है। कि कोई भी बच्चा जब भी सीखता है उसे अगर उनके मन के हिसाब से या उनके कार्य के हिसाब से हम अगर उनको
परिस्थिति उत्पन्न करे यानी पर्यावरण वातावरण ऐसा उपलब्ध कराए तो बच्चे आसानी से किसी भी कार्य को सीख सकते हैं। सीखने में बच्चों को ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। और आपका क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा एक जो है बाल विकास की पद्धति नहीं है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा, इसमें सही जवाब है वो है आपका सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि ये बाल विकास की एक विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी विकास की दर उसकी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दो स्तर पे बच्चों की शिक्षा का विकास निर्भर करता है। एक तो है आपका आनुवंशिकता के आधार पे और दूसरा आपका होता है वातावरण के हिसाब से, यानी कि पर्यावरण इस पे जितना निर्भर करे, ठीक है, पर्यावरण निर्भर करता है, यानी इन दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे कह रहा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से होती है, कभी भी एक समान गति से नहीं हो सकती है, इसलिए यह विकास का सिद्धांत कभी भी नहीं हो सकता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? जब भी अगर आकलन की बात है तो आकलन किस विधि से किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। तीसरा ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। पहला ऑप्शन था आपका आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन उसी बेस पर किया जाएगा जो कि शिक्षण अधिगम में शामिल है। शिक्षण अधिगम में अगर किसी बातों को आपने जाना है, समझा है, तो उसके अनुसार आप आकलन कर सकते हैं कि ये हमने पढ़ा है, ये सही हो सकता है। यानी बच्चे भी इस विधि से अगर आकलन करें तो उसका आंसर अवश्य सही होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, यानी कि बच्चों में सृजनात्मक गुण कौन सा देता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें अभिसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन है संवैगिक चिंतन, तीसरा ऑप्शन है अहंवादी चिंतन और चौथा है अभिसारी चिंतन, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो आपका अभिसारी चिंतन है, जो कि बिल्कुल क्लियर है। अभिसारी चिंतन वास्तव में बच्चों को सृजन करने के लिए यानी कुछ समय आवश्यकता देती है, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से किसी बातों को सोच समझ सकते हैं। उस तरह के चिंतन को अभिसारी चिंतन कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि कुछ निर्दिष्ट पॉइंट को ही जानना पड़ता है, जो कि शिक्षक के द्वारा बताया जाता है। वह संकुचित अवस्था में होता है, इसलिए उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। और आपका संवैगिक चिंतन, जो आपकी संवेग आपकी उठते हैं, संवेग के हिसाब से जो चिंतन की जाती है, वो आपका संवेगात्मक चिंतन होता है। लेकिन इसका सही ऑप्शन डी होगा, जो कि अभिसारी चिंतन है, जिसमें बच्चा अपने अनुसार से रचनात्मक विधि के द्वारा खुद से किसी भी प्रश्न का उत्तर खोज विधि के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? पहला नंबर ऑप्शन है बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन
बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि वाइगोत्स्की, ठीक है, एक वैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार से इसमें किस तरह से बच्चे ज़्यादा बेहतर वे से सीखते हैं या बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार दिए जाए। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि जब पुरस्कार दिया जाएगा तभी बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए। ऐसा तो है नहीं कि हर बार प्रयोग करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर ही नियंत्रित किया जा सकता। हमेशा दंड देना भी अनिवार्य नहीं है। इसलिए चौथे ऑप्शन एक बचता है हमारे पास, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे हमारे द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करके उनसे सीखकर समाजीकरण की क्रिया के द्वारा सीखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चे, यानी बच्चे के बारे में क्वेश्चन है। तो बच्चे पहला ऑप्शन है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाए। इसका तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चौथा ऑप्शन जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रेन होता है हमारा, जो चाइल्ड होते हैं वो वास्तव में वही सीखते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। कोई भी चीज़ जो अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं उन्हें खोजने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, तर्क करते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं कि क्या है, कैसे होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 10वां क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला नंबर ऑप्शन, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे तब त्रुटि करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न दे। तीसरा ऑप्शन, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। चौथा ऑप्शन, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे गलतियां करते हैं तब उससे सीखते हैं कि ऐसी गलती करने से ये समस्या होती है, इसलिए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का एक प्रक्रिया का अंग माना जा सकता है और यह अंग होता भी है, ठीक है। अगर बाकी ऑप्शंस में देखें तो क्या कमियां हैं, बच्चे तब त्रुटि करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, उन्हें त्रुटि करने पर दंड नहीं दे। ऐसा कहीं नहीं है कि शिक्षक जब शांत रहेंगे, अगर दंड बच्चे को नहीं देंगे तो बच्चे गलतियां करेंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान नहीं दे। बिल्कुल गलत बात है, अगर शिक्षक उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दे तो बच्चे और ज़्यादा बिगड़ेंगे। और चौथा ऑप्शन है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चे असावधानी के कारण त्रुटि करते, ये सही हो सकता है, लेकिन हर बार असावधानी के कारण ही नहीं बल्कि नहीं जानने के कारण भी त्रुटि करते हैं, इसलिए यह ऑप्शन भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है और वो आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये सही लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें इसे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपको इनसे रिलेटेड सीटेट और केबीएस से रिलेटेड जितने भी पेडोलॉजी और पेडोगोगी के क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन चाहिए हम आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।